हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2024। तो पीवाईक्यू शुरू करने से पहले मैंने ये जो पीवाईक्यू है बच्चों, ये टाइप वाइज मैंने डिवाइड कर दिए हैं, जिसके क्वेश्चन आपको बार बार आते हैं। और अगर आप लास्ट टाइम में भी ये वीडियो देख रहे हैं बिना कुछ थ्योरी देखे या हल्की फुल्की थ्योरी देखे, तो तब भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से आसान आते हैं और हर बार का है कि एक क्वेश्चन ड्वेल नेचर से आएगा, एक एटम से आएगा, एक न्यूक्लियाई से आएगा। तो 3 क्वेश्चन तो बच्चों आपके डन है और 2 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से। तो 5 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। अगर आप 20 मार्क्स अपने सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली हम जब देखें, थोड़ा सा हम इसके बारे में एक क्विक मैप बना लेते हैं जिससे आपकी चीज़ें सरल हो जाए। तो जो हमारा किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो हमारी प्रोसेस है, ठीक है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आती है। आप कोई एक सुटेबल रेडिएशंस की उस मेटल पे इंसिडेंट करोगे और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे बाहर आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आने का जो हमारा प्रोसेस है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया जाता है। और जनरली ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। आप ये भी कह सकते हैं, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी इसमें क्या होती है, कंजर्व रहती है। ठीक हो गया। कहीं पर अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के चलते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो है हमारा वो इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब आप देखेंगे कि जो बेसिकली इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं। जो मेन हमारा यहाँ पर फोकस है कि क्वेश्चन किससे होंगे, तो जो हमारा टोटल एनर्जी होगी, जो एक फोटोन इंसिडेंट है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू, वो एक पार्ट आपका वर्क फंक्शन मेटल के इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस में लाने में जो हमारी एनर्जी जा रही है वर्क फंक्शन, और एक पार्ट जब वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जा रहे हैं उनको बाहर रिजेक्ट करने में लगती है। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक की, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके डिफरेंट फॉर्म है। आप इसको ये भी देखते होंगे कि वर्क फंक्शन आपका होता है फाई नॉट, कहीं फाई लिखा रहता है। ठीक है, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी कर लेता हूं। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि वर्क फंक्शन हमारा एच न्यू नॉट होता है। ठीक है, ये किसी भी सरफेस के लिए, किसी मेटल सरफेस के लिए फिक्स होगा। अगर कोई पूछेगा, मैक्सिमम प्लेटिनियम के लिए होता है 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और वहीं सीजियम के लिए मिनिमम होता है 2.14 के आसपास। और अगर इसको आप वेवलेंथ के टर्म में ब्रेक करें तो ये Sc/λ0 हो जाएगा। तो जो ये न्यू नॉट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है आपकी, और ये जो है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के नीचे ये नहीं होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में ब्रेक करना चाहें तो आपका ये बन जाएगा पहली इक्वेशन। तो क्वेश्चन में हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, ठीक है, तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। अगर वेवलेंथ की बात आएगी तो वेवलेंथ में आप फिर Sc/λ रख देंगे फ्रीक्वेंसी की जगह पे, तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो मेनली 2 ही इक्वेशन है। अब काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्मूले 2 होंगे। क्या होंगे, एक तो 11th क्लास का फॉर्मूला जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, 12 mv², और एक 12th क्लास का फॉर्मूला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो QV होती है। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, V क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू, या तो 12 MvS लिख लीजिए या V ऑफ S लिख लीजिए। समझ रहे हैं ना। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही से निकल के आते हैं। तो बार बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको जैसे 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल दिए रहते हैं और एक अननोन होता है। ठीक है, सिमिलरली आप वेवलेंथ के टर्म में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली कर सकते हैं।
कह रहे हैं कि यूवी लाइट, जो मैं कह रहा हूं आपसे कि एक लाइट को इंसिडेंट किया मेटल सरफेस पे और उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो जो लाइट है उसकी आपको क्या दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब हो गया एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी मेजर की जाएगी, वर्क फंक्शन मेजर किया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो लाइट की ये आपको एनर्जी दी है और सरफेस का अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वर्क फंक्शन होगा। तो 4.13 जो है वो आपकी एनर्जी है फोटोन की। यूवी जो आपसे कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं सर एच न्यू की वैल्यू है 4.313 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सरफेस का जो हमारा वर्क फंक्शन है, जिसको मैं 5 नॉट से लिख रहे हैं, वो आपका है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखिए कोई क्वेश्चन है, बताइए आप जेई का, ऐसे क्वेश्चन तो नीट में भी नहीं आते हैं। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। देखो माइनस भी उन्होंने इतना आसान दिया है कि आपको पेन भी नहीं उठानी है। अब देखिए ऐसे ही अगला भी क्वेश्चन है। अब सारे ऐसे क्वेश्चन है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो SC है ये SC है। अब H तो प्लैंक कांस्टेंट है, C आपका स्पीड ऑफ लाइट है, तो बार बार इसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है ऐसे स्पेसिफिकली, तो आप क्या करेंगे, जैसे HC है ना, HC की वैल्यू आप रखेंगे 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये तभी आप रखेंगे जब वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर में गिवन है। आप इसको इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं, ये दिया है देखो 1240 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, SC की वैल्यू ये रखेंगे। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप तब भी इसको रखना, आंसर आ जाएगा। बस उसमें डेटा नहीं बदला हो। कई बार ऐसा होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ही बदल दी जाती है, तो वहां पर फिर आपको सोचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, यूवी लाइट है, आपसे वेवलेंथ देखो नैनोमीटर में दिया है। अगर नहीं दिया होता फिर हम इसको कन्वर्ट करके उसमें लेके आते। ठीक है, 1240 अगर रखनी है SC की वैल्यू तो लैम्डा नैनोमीटर में होना चाहिए। कह रहे हैं वर्क फंक्शन भी दिया है आपको 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन टेक्स प्लेस एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। देखो आपको ये पूछा है, आपको बेसिक इक्वेशन याद होनी चाहिए कि सर ने हमें ये बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोन की एनर्जी माइनस HV0। ठीक है, अब वेवलेंथ दी है तो आप यहां से क्लियर कट समझ सकते हैं, SC लैम्डा हो जाएगा। देखो वर्क फंक्शन जो होता है ना, इसमें हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं दी है, तो आप फाई को ना फाई ही रहने दीजिए। क्यों ओपन करना है, जब वर्क फंक्शन डायरेक्टली दिया है तो ओपन ही मत करिए। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। ठीक, अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो HC की वैल्यू आपने रख दी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ध्यान से देखिएगा आप इस बात को, और लैम्डा दिया है आपको 300 नैनोमीटर। एक बार आप समझ जाएंगे, बार बार फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। और वर्क फंक्शन आपको दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान दीजिए, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या था, EVS, तो E की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, E यहाँ भी है, E यहाँ भी है और E यहाँ भी है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो VS की वैल्यू हो जाएगी, यह आएगा 4.13 डिवाइड करके, और ये वोल्ट में आ जाएगा अब, और ये माइनस 2.13। और इन्होंने इतना बढ़िया इस बार माइनस करने को दिया था कि आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप समझ जाओगे कि भाई मॉडर्न में पहला टाइप का क्वेश्चन यही आएगा। तो इसमें भी वही करना है, आपको मैं बता दूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब देखते हैं डेटा क्या दिया है, डेटा जरूर लिखा करो। ये एनर्जी दी है तो एनर्जी साइड में लिख लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं पहली बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो, अगर डायग्राम नहीं बनता है तो आप फिर क्या करिए, डेटा लिखिए। तो वर्क फंक्शन यहाँ पर निकालना है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वर्क फंक्शन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि E माइनस EVS लिख सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी आपको कितनी दी है, 2.48। जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रखनी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों में होगी। यहाँ पर वर्क फंक्शन को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है और हमारा
एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन हो जाएगा E माइनस फाइव, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 2.4 हो गया आपका ये, और ये इक्वल टू में आ जाएगा 0.5 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो वर्क फंक्शन को मेजर किया जाता है, बस माइनस करना है, और इसमें से अगर माइनस करेंगे क्या आएगा 1.98, ठीक है ना। ई की वैल्यू मत रखिएगा, पता लगा पहले ई की वैल्यू रख दी, फिर वोल्ट में ले आए, फिर उसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फिर कन्वर्ट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ही नहीं रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, कुछ भी नया नहीं है। कहने क्या, मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इतना। जब लैम्डा हमारी वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, अगर लैम्डा है तो उस केस में जो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 8 वोल्ट है, और वर्क फंक्शन हम 5 ले लेते हैं। कह रहे व्हेन द सेम सरफेस मतलब वर्क फंक्शन तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। एंड वेवलेंथ 3 लैम्डा, वेवलेंथ को अगर हम 3 लैम्डा कर दें और स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या कर दिया है, 2 वोल्ट कर दिया है, तो कह रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, जो वर्क फंक्शन के अंदर आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आता है वो पूछा है। तो आप ये कह सकते हैं सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तभी आ सकती है जब हम वर्क फंक्शन निकाल पाएंगे। एक बार अगर हम वर्क फंक्शन निकाल लेंगे तो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी। तो बात एक ही आती है कि आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी पीछे लगाया था। क्या हमारा फॉर्मूला था, टोटल एनर्जी एच न्यू, या आप इसको ई लिख लीजिए, ई इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपने लिख लिया। अब 2 केस के लिए लगाना है, 2 केस दिए हैं, वेवलेंथ के टर्म में लगाना है, तो वर्क फंक्शन आप यहां से निकाल लीजिए। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस के आ जाएगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी hc/λ। और देखो जैसा डेटा दिया है वही है ना, जैसा रंग जैसा देश वैसा वेश हमें बनाना पड़ता है, वैसे जैसा आपको डेटा दिया है उसी हिसाब से आपको काम करना है। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो ये हो जाएगा E इंटू 8, ठीक है, 8 वोल्ट है, तो E काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी QV होती है, मतलब E स्टॉपिंग पोटेंशियल VS होती है। तो बस सॉल्व ही करना है इसको। अब फाई की वैल्यू ये है, सेकंड केस में भी वर्क फंक्शन सेम सरफेस है, तो लेकिन एनर्जी यहाँ पे SC बाई क्या हो जाएगी, 3 लैम्डा हो जाएगी, माइनस अब यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है 2 दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हो जाएगा 2 इंटू E हो जाएगा। ध्यान देखिए, या तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए, लेकिन हमें करना क्या है, लैम्डा नॉट निकालना है, तो दोनों को इक्वेट करके फायदा नहीं है। हम क्या करें, एक से SC/λ की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दें, तभी फाई नॉट आएगा। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो वेवलेंथ आएगी ना। तो अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ HC/λ, तो पहली इक्वेशन से HC/λ कितना हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस 8 टाइम E हो जाएगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो फाई नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये 1/3 है, ये हो जाएगा फाई नॉट प्लस 8E और माइनस ऑफ 2E। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, अंदर इंटू करके सॉल्व कर दीजिए, वर्क फंक्शन आ जाएगा। एक बार वर्क फंक्शन आएगा फिर ये वाला आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज इतना। आपको वर्क फंक्शन दिया है और वो दिया है 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कहते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट that can cause the emission of photoelectron from this substance is कितना होगा। तो वर्क फंक्शन आपको दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी लॉन्गेस्ट आपकी वेवलेंथ होगी लाइट की जो इससे क्या कर दे, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर दे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो अब इसमें भी वही यूज करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब हो गया वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन हो गया SC/λ0। तो हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो SC बाई हमारा हो जाएगा वर्क फंक्शन आपको दिया है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर को हम डिवाइड कर दें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 × 1 = 413, 413 है कोई, तो ये आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा ना, तो राउंड ऑफ करके हमारा 414 नैनोमीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फाई नॉट आपका कितना है, वर्क फंक्शन दिया है 6.63 ये, तो थ्रेशोल्ड मतलब हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो हम करते क्या है, इसमें वी नॉट निकालना है, तो हो जाएगा 6.63 और ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अब हर्ट्ज में आंसर है तो इसको नॉर्मली कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख लो, बस आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका इंटू ये 6 से 6 इसको आप राउंड ऑफ करके कैंसिल कर सकते हो, तो 1.6 में आंसर तो है। 10 की पावर देखनी पड़ेगी, 34 में 19 हटाओगे तो प्लस के 15 आने चाहिए, ए ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। ऐसी कौन सी फेनोमेना है जिसको आपने वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो फेनोमेना है बच्चों हमारी, ये हमने वेव, देखो यहाँ लिख लेते हैं, आपको डाउट नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन की बात करो तो हमने इसको रे ऑप्टिक्स में भी प्रूव किया था, हमने इसको वेव से भी प्रूव किया था। आगे है रिफ्लेक्शन के बाद अगर हम रिफ्रैक्शन की बात भी करते हैं, हमने रे से भी प्रूव किया था, वेव में हमने ह्यूगेन्स से प्रूव किया था, अगर आपको पता है, ठीक है। अच्छा जी, वेव नेचर से, अगर वेव नेचर मतलब वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तो अब नहीं है सिलेबस में शायद, तो ये रे नेचर से नहीं आए थे, ये तीनों किससे आए थे, वेव नेचर से। आपसे पूछा क्या जा रहा है, डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, ठीक हो गया। अब ये तो क्या है, ये भी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये ना तो रे से आया ना वेव से आया, ये हमने पार्टिकल नेचर से प्रूव किया, इसमें हमने क्वांटम थ्योरी यूज करी है, तो ई ऑप्शन सही है हमारा। तो ई किस में है, नहीं ई नहीं, सी ऑप्शन सही है। सी किस में, सी ओनली इसमें है, ए तो है तो इसलिए डी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कह रहे हैं इट 1 टाइम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे कह रहे हैं इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, इट डिपेंड एंड नेचर ऑफ द इमिटर मटेरियल, इट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका, जिसको हम वी एस लिख रहे हैं, तो ये होता क्या है, देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखो कि इंक्रीज होता है एज इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लो। दूसरी बात, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है किसी भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में ये होगी। और थर्ड बात, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी मेटल के लिए या मटेरियल के लिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देता है, तो एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, जिसके लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, आपको ट्रू नहीं पूछा है ना, हमारा जो ये है, ये अच्छा, ये हमारा इंक्रीज उल्टा लिख दिया मैंने, ये जो आई इंक्रीज होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अभी इसको हम डिटेल में देख भी लेंगे। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो हमसे नॉट ट्रू पूछा था, ठीक है। कैसे, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बार बार हम देख रहे हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो जो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका फ्रीक्वेंसी पे करेगा या वेवलेंथ पे करेगा, इंटेंसिटी पे नहीं करेगा। बात करते हैं ये ग्राफ वाला, तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा ई आया था वो क्या आया था, ई आया था हमारा टोटल वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया था ई माइनस फाई नॉट। तो ई क्या होता है, ई हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो हो सकता है आपको एनर्जी एच न्यू माइनस फाई दे दिया जाए, ठीक है। और या हो सकता है आपको एनर्जी एच सी लेमडा माइनस फाई नॉट दे दिया जाए।
ये तो होगा। अगर आप इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में देखते हो तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो आप कह सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एच बाई न्यू वी माइनस फाई नॉट। अगर आप इसको वेवलेंथ के टर्म में देखते हो तो ये हो जाएगा एच सी बाई एस सी बाई, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा, नीचे ई, और ये फाई बाई ई यहाँ भी होगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, फाई नॉट बाई ई बनेगा। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो, अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, 4 ग्राफ आपके यहाँ पर बनेंगे। पहला ग्राफ अगर आप बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये इसका ग्राफ है पहला, तो कैसा बनेगा, जनरली ऐसा बनता है, ठीक है। दूसरा ग्राफ इसका बन सकता है अगर आपको काइनेटिक एनर्जी और 1 वेवलेंथ का बनाना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और किसका बनाना है, 1 वेवलेंथ का बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो इसका भी वही लीनियर ग्राफ बन जाएगा, ऐसे बनेगा इसका भी, ठीक है। अगर आपको तीसरा ग्राफ इसका बनाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का बनाना है, सबका ग्राफ यही बनेगा। अगर आपको स्टॉपिंग और वेवलेंथ का बनाना है, इसका भी यही बनेगा। बस डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर स्लोप होगा h, यहाँ पर स्लोप होगा h बाई लेमडा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, h बाई ई, ये आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पे स्लोप होगा एच सी बाई लेमडा, एस सी बाई ई होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट बस कैसे निकाल रहे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम इसको निकाल रहे हैं। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, पहले वाले में ये, दूसरे में ये, तीसरे में क्या हो जाएगा, माइनस फाई नॉट ई, थर्ड में ये। तो स्लोप, पहला वाला ग्राफ क्या बताता है, स्लोप बताता है, तो इसलिए इन्होंने लिखा था ना कि 1/e टाइम्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये 1/e टाइम्स बन रहा है आपका। अगर आप देखें इसमें ये वाला 1/e टाइम्स बन रहा है, समझ रहे हैं, तो ये इस ऐसे किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने इसी पे बेस्ड दिया है ग्राफ पे, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दी है, और एक मेटल आपका ये रहा, एक मेटल आपका ये रहा। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं कि 2 ग्राफ के लिए दिया गया है और कह रहे हैं कि स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ h बाई ई होना चाहिए था इसने, तो इनका स्लोप कह रहे हैं कि h बाई ई होगा, वेर h प्लैंक कांस्टेंट ही। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो स्लोप देगा वो आपका क्या देगा, h बाई ई। अभी अभी हमने इसको डिटेल में ही देखा था पीछे। वहीं अगर आपका ये और वेवलेंथ का अगर ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या देगा, एच सी बाई ई देगा। तो पहला वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड कह रहे हैं कि M2 विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए M2 ज़्यादा करेगा कह रहा, ठीक है। देखो बच्चों M2 का जो वर्क फंक्शन है ना ज़्यादा है, जो ये कट पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वर्क फंक्शन है, ये पहले M1 का है और ये M2 का है, तो M2 का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी उसको ज़्यादा लगेगी इमिट करने के लिए, तो इमिट कैसे करेगा, कम करेगा वो, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो सेकंड वाला ग्रेटर कर रहा है तो गलत है, तो फर्स्ट सही है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो कौन सा है, डी ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, ये गलत है। यही क्लासिकल जो थ्योरी आई थी उसका लिमिटेशन था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज आपका फ्रीक्वेंसी, ये ठीक है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे नहीं करते। ए सही है, आर गलत है, नहीं सॉरी ए गलत है, आर सही है। आगे देखिए एक डायग्राम वाला क्वेश्चन था, अभी मैंने सोचा उसी समय डायग्राम बना दूं। तो डायग्राम क्या था कि कह रहे हैं कि एक 4 फिगर दिए हैं आपको और इसमें रिप्रेजेंट किया है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा V और I को। तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक के 3-4 ग्राफ हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है, और वही यहाँ पर ये हमारे ग्राफ है। तो जो हमारा करेक्ट ग्राफ था, मैं अगर ग्राफ बता दूं यहाँ पे, तो वो ग्राफ कौन सा था, ये आपने पढ़ा ही होगा। 3 ग्राफ हैं। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो हमारे क्वेश्चन के
हिसाब से जो हमारा ग्राफ था वो ये वाला था। अगर आप सैचुरेशन करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये अलग अलग मटेरियल के लिए ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये आपने देखा है, एक ये वाला ग्राफ आपसे पूछा गया था। अगर मैं आपको बाकी दो ग्राफ भी बता दूं, एक ग्राफ तो ये था सैचुरेशन करंट और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। अगर आपका जो ग्राफ होगा वो आपका बना दिया जाए, करंट हो गया फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और आपको यहाँ दे दिया जाए करंट और एक करंट ले लीजिए, इधर फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी पर ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग ये सेम फ्रीक्वेंसी पे था, अलग अलग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के ले लीजिए, तो वहाँ ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और तीसरा ग्राफ यहाँ पे जैसे V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो ये नेगेटिव में रहेंगी, तो ये इस साइड को क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। V3 बड़ा होगा, फिर V2 होगा, फिर V1 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही था, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तीसरा ग्राफ एक और है इसमें, अगर आप देखना चाहें, फोटो करंट और आपका इंटेंसिटी के बीच में, तो ये हो जाएगा, ये इंटेंसिटी है। और चौथा ग्राफ आपने देख ही लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, करें इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स the threshold is made on fall the surface of photosensitive material. now frequency is half. अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए तो कह रहे हैं इंटेंसिटी इज डबल, तो उस केस में इंटेंसिटी आपकी क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी, तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, डबल हो जाएंगे, जीरो, हाफ क्या हो जाएगा। देखो सेम बात है, अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी, अगर आप ये मान के चलते हो इनिशियल फ्रीक्वेंसी f है, वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो फाइनल वाली है, फाइनल को मैं फाइनल लिख लेता हूँ, वो इनिशियल की अगर ये कर दी जाए, मतलब f/2 कर दी जाए, तो आप ध्यान से देखिए ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनिशियल से कम हो जाएगी। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या दे रही है, थ्रेशोल्ड की दे रहे हैं, अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगी तो कोई भी इमिशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। हाफ करने पे तो और कम हो जाएगा ना, तो जीरो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो y = mx + c, तो ग्राफ सबका तो ऐसे ही बनेगा, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो y = mx + c का ग्राफ तो ये बनेगा, बस स्लोप और पॉइंट बदल जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा -φ0 और स्लोप हो जाएगा h। तो पूछ क्या रहे हैं, स्लोप क्या होगा, तो स्लोप कह रहे हैं रेशियो ऑफ, ये गलत है, वर्क फंक्शन गलत है, चार्ज गलत है, प्लैंक कांस्टेंट सही है। ये रेशियो ऑफ ये कब होता, अगर आपसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाएं, तो क्या हो जाता ना, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी को हम EVS रख देते, तो ये h/e हो जाता और ये h/0/e हो जाता। तो इस केस में जो हमारा स्लोप हो जाता वो h/e हो जाता और ये -φ0/e हो जाता। तो इस हिसाब से अभी तो हमारा D सही है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग ग्राफ है हमारे। आगे चलते हैं डी ब्रोगली के कंसेप्ट में। जो डी ब्रोगली साहब ने कुछ इसमें हमारे क्वेश्चन बताए, देखते हैं, आसान है। चलिए पहले हम एक मैप बना लेते हैं डी ब्रोगली वेव का। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा जो डी ब्रोगली वेव है हमारी, वो हमें मैटर वेव भी कहते हैं हम उनको। वो कहते हैं कि कोई मूविंग पार्टिकल अगर है या कोई मटेरियल पार्टिकल है, अगर वो कभी कभी हमारा क्या करता है, ड्वेल नेचर शो करता है, कभी कभी रे नेचर दिखाता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर दिखाता है, कभी कभी वेव नेचर दिखाता है। अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके पास वेव लेंथ होगी, अगर उल्टा कह रहा हूं मैं, अगर पार्टिकल नेचर होगा तो उसके पास मोमेंटम होगा, अगर वेव नेचर होगा तो उसके पास वेव लेंथ होगा। समझ गए। एक मूविंग पार्टिकल जो है या कोई मटेरियल पार्टिकल ड्वेल नेचर शो करता है अगर वो वेव नेचर शो करेगा। अगर वो वेव नेचर शो कर रहा है तो उसके पास वेव लेंथ होनी चाहिए,
और अगर वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसके पास मोमेंटम होना चाहिए, और इन दोनों का जो रिलेशन है वो h इक्वल टू लेमडा इक्वल टू h बाई पी होगा और h ओवर m भी होगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी को मैटर वेव भी कहते हैं। अच्छा, डी ब्रोगली वेव उसी के लिए डिफाइन होगी जिसके पास मास होगा, ठीक। अच्छा जी, आप सभी ने पढ़ा है कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m को अगर हम देखें तो एक काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से अगर आप p की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2mk होना चाहिए। तो इस p की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है वो आपका ये भी बन सकता है 2mk, जहाँ k काइनेटिक एनर्जी है। अभी अभी आपने किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देख ली तो हो सकता है कि आपको q v के टर्म में दिया हो, और यहाँ पर v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये बात इलेक्ट्रॉन पे लग जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए 12.27 ओवर अंडर रूट v। v यहाँ पर क्या है, वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। ये तो दो बात हो गई। तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर की स्टेशनरी ऑर्बिट कंडीशन देखें तो उन्होंने कहा है कि जो कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट है वो इस कंडीशन को फॉलो करेगी। तो हो सकता है कई बार इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपके प्रोटॉन से बहुत कम होता है, और सिमिलरली जो अल्फा पार्टिकल है इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर कभी मास का रिलेशन देखना पड़ जाए तो आपको ये काम आएगा। क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा समझेंगे। इसका फॉर्मूला रिवीजन भी आपको मिल सकता है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हर चैप्टर के हमने फॉर्मूला रिवीजन किए हुए हैं। कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया जो मैं ये बात कर रहा था, सबसे कम इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/m पे। तो जिसका मास कम होगा उसका लैम्डा ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये वैसे ही कर सकते हो, देखो इलेक्ट्रॉन की इसमें ज़्यादा है, और कहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसमें बीच में है तो ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा इसमें भी है, ठीक है। फिर प्रोटॉन की है, फिर अल्फा पार्टिकल की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो आपका प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, तो उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। बिना सॉल्व करिए आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगेन फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया। अब एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है, एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और आप यहाँ से अभी भी क्लियर देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है, ये आपने देख लिया है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है। करेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, देखो जब भी क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दी है ना उसको लेना पड़ेगा। सेम एनर्जी लिखी है इन्होंने, सेम एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पर मतलब है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर सेम है कह रहे हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाई 2m, ये तो होता है। तो पूछ रहे अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ये वाला है, प्रोटॉन एंड अल्फा इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हैं सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेकंड क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रॉन की जितनी डी ब्रोगली वेवलेंथ है उतनी ही प्रोटॉन की है, और कह रहे हैं अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी ये है तो इनका रिलेशन बताओ। तो देखो फॉर्मूला लगा दो, m या आप मोमेंटम ही लिख लो सीधा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h ओवर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो इससे कट गया, तो दोनों का मोमेंटम सेम हो गया। अब आप देख सकते हैं जो प्रोटॉन का मोमेंटम है वो आपका इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बराबर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p स्क्वायर बाई 2m। तो अगर दो का निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, k1 रेशियो k2 करते हैं, तो दोनों का मोमेंटम तो सेम ही है, p ही रख लेते हैं। ये हो जाएगा m ऑफ, पहला को हम क्या मान लें, पहले को हम प्रोटॉन मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा वेवलेंथ होती है यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ नहीं, यहाँ पर मास ज़्यादा किसका होगा उसी से आप निकाल सकते हैं। और अभी भी मैंने आपको बताया था मास यहाँ पर हमने किसका ज़्यादा किया है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि सर प्रोटॉन के मास ज़्यादा होने में हमारा प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी।
काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा यहाँ पे वो कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। समझ रहे होंगे। आपने दो रिलेशन निकाले, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दो केस कर लीजिए, प्रोटॉन ओवर इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का मोमेंटम सेम है, तो यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे कह रहा हूँ जो प्रोटॉन का मास है वो आपका इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा होगा, सोचिए ज़्यादा होगा तो इसको कम होना पड़ेगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन है वो कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? इसमें रहेगा Kp लेस देन Ke, सी ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है एसोसिएटेड विद सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। फिर वही बात कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएट है। ठीक हो गया, मतलब जितनी वेवलेंथ आपकी इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही प्रोटॉन की है। कहते क्या है आगे, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो देखो लैम्डा दिया है, अभी हमें लैम्डा दिया है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ये दोनों तो सेम है ना, इसको थोड़ा ओपन करें तो यहाँ पर लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? एच सेम रहेगा, एम के पे डिपेंड कर रहा है, एम के पे डिपेंड करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं अगर लैम्डा सेम है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे मास के क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। आप इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सर p²/2m है, तो अगर ये वेवलेंथ सेम आ रही है तो मोमेंटम सेम आएगा, तो ये मास पे डिपेंड करेगी। बस खत्म हो गया यहाँ से क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। एक बार उन्होंने रिलेशन पूछा, इस बार वैल्यू पूछ ली। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एम कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम ऊपर ऐसे रहने दो, 1836 एम दिया है आपको, एम से एम कैंसिल, तो 1/836 आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, खाली रिलेशन पूछा था कि किसका ज़्यादा होगा, इस बार उन्होंने डेटा देके पूछ लिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। 17 क्वेश्चन है कि एक डी ब्रोगली वेवलेंथ, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की दी है। अच्छा, इस बार थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने बदला, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, आप सोचो कि कितना ही मतलब इजी क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। अल्फा पार्टिकल की 2 लैम्डा दिया है, कह रहे रेशियो ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी वीपी है, इसकी वी अल्फा है, कह रहा है इनका रेशियो जो है, रेशियो अब इतना इतना क्या होगा? बस अभी भी आपने पढ़ा था लैम्डा इक्वल टू H/mv हो जाएगा। अगर मैं बता दूं अल्फा पार्टिकल होता है डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस, तो आप कह सकते हैं सर इसका मास होगा 4 मास ऑफ mp और चार्ज क्या होगा इसका 2 टाइम e होगा। और वही प्रोटॉन की बात करें वो हो गया आपका सिंपल हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा नॉर्मली। तो आप यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच से एच कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में प्रोटॉन का पार्ट नीचे आ जाएगा और अल्फा पार्टिकल का पार्ट ऊपर आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू। अब इसमें है ही क्या, ये दिया है आपको लैम्डा, ये दिया है आपको 2 लैम्डा इक्वल टू मास ऑफ लैम्डा कितना है? मास ऑफ लैम्डा है, अल्फा पार्टिकल है 4 ऑफ mp, तो ये 4 हो जाएगा। mp को मत रखो, mp से mp कट गया। और वी अल्फा कितना है? वी अल्फा आपको निकालना है और अपॉन में आ जाएगा mp, तो ये नॉर्मली था, mp से mp कट गया, vp हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया। तो आपको किसका किसका निकालना है? रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू ए निकालना है, तो p इधर आ जाए, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये 1/2 इक्वल टू 4 टाइम v अल्फा ओवर vp हो गया। बस अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, तो कितना आ जाएगा? अगर आप इसको इस साइड भेजें, इसको इस साइड भेजें तो 8:1 आ जाएगा। ठीक है ना। 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। देखो एक बात मैं बता दूं, फोटोन पे डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो आप ऐसे निकालते हैं, क्योंकि फोटोन का मोमेंटम m/c होता है, लैम्डा इक्वल टू sc/e से हम फोटोन का निकालते हैं, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, डायरेक्ट हम डी ब्रोगली नहीं लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि हमारा डी ब्रोगली ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो सेम एज फोटोन है, तो इसका मतलब है जो फोटोन की हम फॉर्मूला लगाएंगे वो आप H/mv मत लगाना, आप ये लगाओगे।
उसका रीजन ये है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, उस पर डी ब्रोगली रिलेशन डायरेक्ट नहीं लगता है। तो फोटोन का ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन का तो नॉर्मली मटेरियल पार्टिकल है, उसके पास मास है, तो ये हो जाएगा mv/ve हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये सेम है, लैम्डा फोटोन और इलेक्ट्रॉन का सेम बता रहे हैं। आगे कहते हैं वेलोसिटी 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हैं कि वो 25% हो जाएगा, 0.25, और वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब c हो गया। तो आप लैम्डा ई निकाल लीजिए। लैम्डा ई कितना हो जाएगा, लैम्डा ई की वैल्यू अगर आप यहाँ रखें, लैम्डा ई कितना आ जाएगा, h ये हो गया h, ठीक है। और एक काम करिए, इसको सॉल्व आप अलग से कर लीजिए। लैम्डा p इक्वल टू लैम्डा ई है, तो आप लैम्डा p की वैल्यू क्या रख देंगे, hc/एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू लैम्डा ई क्या रख देंगे, लैम्डा ई रख देंगे आप, देखिए हमें यहाँ पर क्या है, mv है, तो mv को आप कन्वर्ट कर लीजिए। मास, आपको मास के टर्म में आंसर निकालना है, तो एक काम करिए, इसको आप ऐसे कर लीजिए, p²/2m ना, तो आप इसको h लिख लीजिए और mev², क्योंकि एनर्जी के टर्म में इसको हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी p²/2m, तो आप इसको ऐसा ब्रेक करिए। नीचे वाले पार्ट में आप क्या कर लीजिए, एक वेलोसिटी का इंटू कर लीजिए, 2 टाइम k बना लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2k हो जाएगा। और v, क्योंकि एक वेलोसिटी कम थी, यहाँ v² करना पड़ेगा, तो ऊपर एक v भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको डाउट हो रहा है। 12mv² है, अब हमारे पास तो सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ है v, mv है, तो हमने v ऊपर भेज दिया, तो ये तो v² हो गया। बच्चे 2 की बात, तो हमने 2 का इंटू ऊपर कर दिया, 2 का नीचे कर दिया, मतलब इसको ऐसे कर दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया, h/12 mev², ठीक है। और यहाँ पर ve भेज दिया एक, और एक 2 ऊपर था तो एक 2 नीचे भेज दिया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2k हो जाएगा। क्योंकि हमें करना क्या है कि इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए अब, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी फोटोन की, इसका रेशियो आ जाएगा, वो आ जाएगा h से आपका h कट गया, v कितना दिया है यार इन्होंने, v दिया है 0.25, तो 0.25 मतलब हो जाएगा 25/100, 1/4, 1/4 मतलब 1/8 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि v की वैल्यू आपको दी है 0.25, अच्छा लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ ना, 25/100 मतलब 1/4, c भी लिख सकता हूँ, तो 1/4 मतलब 1/8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ये एनर्जी होती है ना फोटोन की, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है उसकी, इसलिए इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। आगे चलते हैं, अगला जो इसमें है फोटोन रिलेटेड क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाते हैं, वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, इन्होंने ये एनसीईआरटी से टॉपिक हटा दिया है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इसको कि आप हटा दोगे और इससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। बेसिक है, इसको आप हटाओ नहीं हटाओ, क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही हैं। अब क्वेश्चन है क्या पता है, फोटोन जो है हमारा, जो फोटोन है, बस इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो एनर्जी पैकेट है, एक की एनर्जी h न्यू है और कंटिन्यूस पैकेट आ रही हैं तो NH न्यू हो गया। फोटोन का रेस्ट मास आपका 0 होता है, ठीक है। फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो आपकी hc/एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। आगे अगर बात करें, फोटोन का जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो m/c होता है। और अगर कभी नंबर ऑफ फोटोन की बात आएगी कि कितनी नंबर ऑफ फोटोन हमारे रेडिएट हो रही है, तो आपको पावर को एनर्जी से डिवाइड कर देना है। इतनी आपको बातें पता होनी चाहिए और कुछ है नहीं इसमें खास। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, अब सब कह रहे थे ये रिड्यूस सिलेबस है, इससे क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ बच्चों रिड्यूस, क्योंकि ये ना, ये आपके सिलेबस में आप पढ़ो ना पढ़ो ये है ही, ठीक है, एक अलग से टॉपिक नहीं है। अब बताओ डी ब्रोगली हटेगा तभी मैं मान सकता हूँ कि ये चीज़ें नहीं हैं।
ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये भी आ जाता है इसमें, प्रेशर से रिलेटेड आ जाता है। जो प्रेशर है ना, एक प्रेशर की बात है यहाँ पर, तो प्रेशर जो होता है वो इंटेंसिटी ओवर सी होता है। वो फॉर्मूला तो है ही, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, लेकिन यहाँ पर आई ओवर सी भी होता है। और आई ओवर सी जो है ना हमारे यहाँ पे, अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, अगर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा ना, जैसे ईएम वेव में होता था, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा तो रिफ्लेक्टिंग के लिए जो फिर प्रेशर हो जाएगा ना आपका, वो 2I/C, क्योंकि दो सरफेस काम आ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे एवरेज फोर्स एग्जर्टेड ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया एट अ इंसिडेंट इतना, इफ इतना इज द लाइट एनर्जी फ्लक्स ड्यूरिंग स्पान ऑफ इतना, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो प्रेशर का बात कर रहा है, प्रेशर क्या होता है I/C, और फोर्स की भी बात कर रहा है तो F/A। मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा में आप देखेंगे ना तो आपको आई दे रखा है, जो आपको ये 360 वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये क्या है, वॉट पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर, ये आपका इंटेंसिटी हो गई। और आपको डेटा क्या दिया है, इसमें आपको फोर्स दिया है। फोर्स कितना दिया है सर, 2.4 × 10⁻⁻⁴। अब यूनिट देख लिया करो अगर समझ में नहीं आता। टाइम दिया है 1 घंटा 30 मिनट, आपको टोटल टाइम दिया है, ठीक है 30 मिनट। तो आपको तो टाइम की इसमें भी ज़रूरत है नहीं वैसे, बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है 360, और ये हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट तो दुनिया को पता है, एफ आपको पता है 2.4 × 10⁻⁴। एरिया निकालना है तो एरिया इसका 2 के आसपास आएगा, तो 2 मतलब मीटर में कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन लोग कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, भैया ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो गेम चेंजिंग होते ही होते हैं ना, आपको प्रिपेयर करके जाना है। 20 देखो सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न में है। अब जिसका पहले इसमें शिफ्ट होता है ना, उसको बड़ी दिक्कत आती है। जो बाद में होता है वो प्रिपेयर होके जाता है कि हाँ यार एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं उसको प्रिपेयर करके जाता हूँ। लेकिन आप सभी से मैं कह रहा हूँ, आप अगर PYQ में जाएंगे तो PYQ में ऐसे बतेरे क्वेश्चन है जो खूब सारे हर बार आए हुए हैं, जो आपको करने हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ठीक है। आगे कहते हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो प्रोड्यूस हो रही है लेजर से, और लेजर से कोहेरेंट लाइट निकलती है। तो पावर अगर उसकी इतनी है तो कितने फोटोन निकलेंगे। अभी मैंने बताया आपको पावर इक्वल टू होता है ना Nhν, तो जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे पावर ओवर hν होगा। अगर आप मेरा भी फॉर्मूला याद रखते पावर ओवर एनर्जी, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। यहाँ पर पावर P रख देते, एनर्जी hν रख देते। तो पावर की वैल्यू आपको दी है देखो, और एनर्जी है h 6.6 × 10⁻34, और ये हो जाएगा 6 × 10⁻14। सॉल्व करो इसको, 10 की पावर से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 5 × 10⁻50, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन आए थे ऐसे, एक और आया है देखिए, करें टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू अ सरफेस इन टाइम t जितना। जो टोटल एनर्जी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो आपको गिवन है। उसके बाद करें देन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम डिलीवर, जो टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, और कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन है, मतलब एक ही सरफेस लेना है। तो जैसे आपका इंटेंसिटी था वैसे मोमेंटम भी है, ठीक है। P = अभी मैंने आपको बताया था, तो उसी से हमने ये निकाला। एक होगा तो एब्जॉर्बिंग या नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ये हो जाएगा, वहीं अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसके लिए 2E/c हो जाएगा। ये c इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पीड जो होती है यहाँ पर वो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो P = आपको E/c लगाना है। तो अब बताओ क्या ही है इसमें, अगर ये क्वेश्चन आप करके गए हैं तो शायद नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट में समथिंग आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो 2 पॉइंट ये चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो सोर्स हैं और वो इमिट कर रहे हैं, इमिट विद अ पावर ऑफ 200 वॉट। 200 वॉट की पावर से वो इमिट कर रहे हैं कोई भी रेडिएशन। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ विजिबल लाइट इमिटेड बाय ईच सोर्स हैविंग वेवलेंथ इतना इतना क्या होगा। देखो अभी भी मैंने आपको बताया, अगर वो इमिट कर रहे हैं पर सेकेंड तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर पहला सोर्स N1 लाइट इमिट कर रहा है और उसकी एनर्जी hc/λ1 है, वो कितनी दी है 200 वॉट, और ये पावर की बात कर रहा है। सेकेंड सोर्स के अगर N2 है और वो λ2 वेवलेंथ से अगर इमिट कर रहा है तो वो भी कितना कर रहा है, वो 300 कर रहा है। फर्स्ट सोर्स के लिए कितना है 200 और उसके लिए कितना है
नहीं 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 नहीं, हाँ अच्छा दोनों के 200 हैं, ठीक हो गया। अब करना ही क्या है इसमें, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर वैसे ही आ जाएगा आपका। ये तो सेम ही हो गए ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा, तो n1 बाई n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ1 बाई λ2 हो जाएगा। तो λ1 बाई λ2 आपको क्या दिया है, 300 बाई 500, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एटम। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और क्या समझ में नहीं आया वो आप जरूर कमेंट करें, मेन तो मेरे लिए वही है बच्चों, ठीक है। चलिए एटम में चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के दूसरे चैप्टर एटम में आप देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला जिसमें बेसिक है, बेसिक से बहुत कम क्वेश्चन आए थे इस बार, 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं आपसे कि जो मॉडल हैं आपके 3 मॉडल हैं, हमने कई बार बच्चों उसको रिवीजन सीरीज में भी हमने डिस्कस किया है। पूरे मॉडल को हमने 5 मिनट के ऐसे वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कैसे आप उन मॉडलों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से थ्योरेटिकल देखें, 9th क्लास का क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट इन टाइनी न्यूक्लियस, और आगे कहते हैं उसके बाद एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट, इट इज रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, अगर आपको बता दो, न्यूक्लियाई की खोज की थी। न्यूक्लियाई की डिस्कवरी जब हुई थी तो उसके बाद यही कंक्लूजन निकला था, तो ये तो सही है। सेकंड करें, एटम इज स्पेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड, इट इज अ स्पेशल के फॉर रदरफोर्ड। ये तो बिल्कुल गलत है बच्चे, तो थॉमसन मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स। सेकंड, अल्फा स्कैटरिंग से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अल्फा स्कैटरिंग को भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो अल्फा स्कैटरिंग क्या कह रहा है कि इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इतना। आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है, कह रहा है अगर टारगेट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इतना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि इंटायरली काइनेटिक एनर्जी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और जिसका जो वैल्यू होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो वैल्यू होती है 4, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप के से भी लिख सकते थे, इंटू ZE² अपॉन में MR, आर वो भी मिनिमम होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4 × 9 × 10⁹ इंटू जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, और E² है ना, इसको बाहर ही निकाल लेते हैं, 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। इतने में रूट रहेगा। मास आपको दिया है 6.7 × 10⁻27, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5 × 10⁻14। जैसे इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके ना 156 इंटू समथिंग आ रहा है, आप चेक कर लेना। फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे सिलेबस में नहीं था, अब इन्होंने दे दिया है। ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। कह रहे फर्स्ट डिफाइन करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर हाइड्रोजन इन ऑब्जेक्ट एट इतना। तो जो फ्रैंक हर्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था उस पर जो पहली जो हमने रिजल्ट निकाला था वो 10.2 वोल्ट पे निकाला था। तो कह रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय हाइड्रोजन कितना होगा इस केस में। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वही फॉर्मूला है, E = SC/λ, यही लगना है फ्रैंक्स हर्ट में। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसने क्या कंक्लूड किया था, ठीक है। कुछ लेवल के बारे में बताया था, कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट, आप बताना कॉन्टिन्यूस बताया डिस्क्रीट बताया, क्या बताया एक बार आप सर्च कर लीजिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे एनर्जी दी है 10.2, ठीक है, और ये बोल्ट में दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल्ट है ये, SC/λ। तो आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये 1240 मैंने अभी बताया आपको, रख लीजिए, ये हो जाएगा 10.2, तो आंसर लगभग आएगा 1.2206 नैनोमीटर। कुछ नहीं है, एक बार एक्सपेरिमेंट आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है N1 होगा तो ग्राउंड स्टेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको हमने इतनी एनर्जी दी। एनर्जी कितनी दी 10.2। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन विल बी इमिटेड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन। अब आप देखिए जो एनर्जी होती है ना,
जो आपकी एनर्जी होती है वो होती है 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर जेड भी होता है हाइड्रोजन के लिए Z1। तो आपको ना मैं कई बार कहता हूँ N1 के लिए एनर्जी पता होनी चाहिए कि 13.6, N2 के लिए आपको पता होनी चाहिए। जब N2 यहाँ पर 4 रख देंगे तो क्या आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 एंड 3 कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 4 4 जा 16, ये आ जाएगा। ठीक है, आपसे करें इतनी एनर्जी दी है, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं ना, इन दोनों का, तो कितना आएगा 10.2 आता है। अगर आपको ये पता रहेगा ना कि 10.2 आता है करके डायरेक्ट कर देंगे। इसलिए आप मॉडर्न के लिए हमारी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज जरूर देखें एक बार, फिर अपना फीडबैक दें कि कुछ कमियां हैं तो बताइए। लेकिन मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो 10.2 इतने में ही होता है, तो मतलब कहाँ से आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है। तो कितनी लाइनें इमिट होंगी, 1 लाइन होगी। और वहीं अगर 3 में से होता ना, तो 3 में से भी 2 लाइनें हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट आप कहोगे सर आपने कैसे बताया, कोई जनरल फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला है n(-1/2) है, और n क्या होता है, हाईएस्ट लेवल जहां पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ सर्टेन ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इतना है। किसी भी ऑर्बिट की आपको रेडियस दे रखी है भैया, उसके बाद कह रहे हैं इफ एनर्जी इज E/x, उस ऑर्बिट की जो एनर्जी है आपको E/x दिया है, तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको देखो रेडियस का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, 0.53 कर लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, n² होती है। जनरली फॉर्मूला nth ऑर्बिट की रेडियस का होता है n² A0/z, और z क्या है यहाँ पे, A0 क्या है यहाँ पे बोर रेडियस, z है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि रेडियस इतनी है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.848 दे रखी है आपको भैया। तो 0.5 इंटू ये हो जाएगा n², और z तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 529, इससे करेंगे तो n² आ रहा है आपका 16, n आ जाएगा, माइनस तो हो नहीं सकता क्वांटम नंबर, तो ये +4 आ गया। n4 आएगा। एनर्जी कह रहा है कि उस स्टेट में E/4 है। ठीक है, अब आप देखो एनर्जी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप एक बार इसको जूल में भी देख लेना कितनी होती है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है 1/n² पे। तो n4 होगा तो E कितना हो जाएगा, E/16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो एनर्जी उस ऑर्बिट की होगी, 4th ऑर्बिट की होगी, वो ग्राउंड स्टेट की 16 टाइम हो जाएगी, 1/16, तो x 16 आ जाएगा। आगे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रोटेट कर रहा है किसी सर्कल में, कह रहे हैं कि अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज इतना, मतलब किसी चार्ज होगा न्यूक्लियस पे, उसके अबाउट ये घूम रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट रिलेशन E और पोटेंशियल एनर्जी। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर सेंट्रल ऑर्बिट में घूम रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा ये रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, मैं माइनस हटा के इसको मॉड कर लेता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और टोटल एनर्जी का मॉड ले लिया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव होती नहीं है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम माइनस का काइनेटिक एनर्जी। और वहीं अगर टोटल एनर्जी के बारे में बात करें तो ये माइनस ऑफ E के बराबर होगा। अब आपसे किसका रिलेशन पूछा है, E और U का, तो E और U का रिलेशन ये है। तो E इक्वल टू क्या होगा, दोनों में माइनस होता है तो U/2 कर लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2E इक्वल टू U हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें ये वाला हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोर अगर आप मॉडल पढ़ते हैं, बोर साहब का मॉडल सेकंड कहता है कि ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, मतलब h/2π का मल्टीपल होना चाहिए, वही ऑर्बिट पॉसिबल है। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv/r भी होता है। तो अब ये दो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, 23 से इन्होंने शुरू किया है इस टाइप के क्वेश्चन पूछना, है बहुत आसान। अगर एक बार आप पढ़ोगे आपको क्या, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने लग गए। मॉडर्न कभी टफ नहीं आता, अगर मॉडर्न टफ आ रहा है समझ लो पेपर टफ बन रहा है। मॉडर्न हमेशा उन्होंने आसान पूछा है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, तो हाइड्रोजन एटम में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा होगा पूछ रहा है। तो देखो अभी भी मैंने आपको बताया एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और ये किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। और आपको डिपेंडेंसी एंगुलर मोमेंटम की निकालनी है।
ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी निकालेंगे तो आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप, इसका तो अभी यूज हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये होगा तो फिर ये नहीं होगा, घुमा रखी इन्होंने चीज़ें। आप क्या करिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो उस पर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। ये हमारे किसने कहा, ये कहा बोर साहब ने। तो आर से आर कट गया तो ये हो जाएगा एम वी आर इक्वल टू, आर स्क्वायर कर लो इसको, के Q1 Q2 आर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये एम वी आर है तो इसको हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन में एक एम भेज देते हैं, और ये हो जाएगा के तो आपका कांस्टेंट है 1/4πε0 वाला, और ये आ गया Q1 Q2 क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए एल किस पे प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ आर। देखो वैसे एल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अगर आप देख रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि सर एल तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हाइड्रोजन एटम का निकालना है, तो फिर हम ये वाला यूज नहीं करेंगे उस केस में, समझ गए हैं ना। अच्छा जी, प्रिंसिपल क्वांटम की कोई बात नहीं हुई है, अगर इसमें आर होता तब भी हम इसका यूज़ कर देते, तो यहाँ पर हमारा यूज नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, हमने फिर जो हाइड्रोजन की पहली सर्कुलर ऑर्बिट वाली कंडीशन है वो लगाई और वहाँ से आंसर निकाल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 इसी पे बेस्ड है। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द मोमेंट ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम को, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन इसका ये है, पहला ऑप्शन है इसका h/π, दूसरा ऑप्शन है इसका 8h/π, तीसरा ऑप्शन है इसका h/2π, और लास्ट ऑप्शन है इसका 2h/π। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम किसका निकालना है, फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है। देखो ग्राउंड स्टेट क्या होगी, ग्राउंड स्टेट आपकी 1 है, तो फोर्थ ऑर्बिट पूछ रहा है, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, अब ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, L = NH/2π, n क्या दिया है, फोर्थ ऑर्बिट, तो 4h/2π हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो h/2h/π इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम है जो आपका स्टेट चेंज कर रहा है 3 से 2, मतलब पहले 3 में होगा फिर 2 में आ गया। ड्यू टू रिकॉइल द परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट इज इतना, तो एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपका हाइड्रोजन एटम N3 से N कहाँ से आया, 2 पे आया, किसकी वजह से आया, ड्यू टू रिकॉइल से आया। तो कह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट। देखो हर साल एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ नए आते हैं, वही एक एक दो दो क्वेश्चन जो है बच्चों आपको तैयार करके जाने हैं। और बाकी इतने टाइम से मैं देख रहा हूँ 10-12 साल से कि जेई का जो कंसेप्ट है वो सेम है, हर बार एक ही मॉडर्न से एक ही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे परसेंटेज निकालना है इसमें चेंज। पहली बात आप ये देखो, जब ये रिकॉइल करेगा, जब एनर्जी ट्रांजिशन करेगा, तो एनर्जी ट्रांजिशन कितना हो जाएगा, 13.6। इनिशियल कहाँ था, 2 में, तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद फाइनल कहाँ था, 3 का हो गया 9। इसको सॉल्व करेंगे 4 5 आ जाएगा 36, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। ये हमारी एनर्जी हो गई जब वो ट्रांजिशन करेगा। और एनर्जी इक्वल टू होता है Sc/λ, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाल सकते हैं Hc/ जो भी आपकी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप देखिए जब वो रिकॉइलिंग करेगी, इस केस में मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल तो 0 रहेगा, रिकॉइलिंग में उसका जो मोमेंटम होगा एक तो हो जाएगा mv प्लस दूसरा हो जाएगा उस पार्टिकल का जो ट्रांजिशन कर रहा है h/λ'। तो यहाँ से v निकल जाएगा आपका h/m λ', ये v आ गया। अब आप देखिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो बड़ा क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी 12mv², और उस ट्रांजिशन की एनर्जी हो जाएगी Hc और उसके करस्पॉन्डिंग λ', ठीक है।
तो जब इस डेल्टा ई में आप v की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाफ m, और ये हो जाएगा h ओवर m लेमडा का होल स्क्वायर प्लस एच सी बाई लेमडा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। ठीक है, या आप इसको ना सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे लेमडा डैश के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा लेमडा डैश स्क्वायर डेल्टा ई माइनस एस सी लेमडा डैश, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी एच स्क्वायर बाई 2m। ये क्वेश्चन आपका इरोडो में भी है और एक दो जगह और देखा था मैंने, तो यहाँ से आप लेमडा निकाल देंगे, लेमडा डैश आ जाएगा आपका श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिए तो नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर 2e आ जाएगा 2a से, और ऊपर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा ई एच स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, एस सी इसमें बाहर निकाल लेते हैं, प्लस माइनस एस सी आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 2 डेल्टा ई ओवर एम सी स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रहा था ये एकमात्र क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। तो ये आ गया आपका लेमडा 1। अब आपसे कह रहे हैं कि कितनी रिकॉइलिंग वेलोसिटी होगी, तो आपको लेमडा 1 बाई लेमडा करना है। एक और स्लाइड ले लेते हैं, तो जैसे ही आप लेमडा 1 बाई लेमडा करेंगे तो देखो वो वाली वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस ये एस सी से एस सी कट जाएगा जब हम उससे डिवाइड करेंगे, 1 ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर और ये रूट में रहेगा और अपॉन में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्यों 2 क्यों आया, क्योंकि 2 डेल्टा ई था तो फिर इक्वल टू एस सी बाई लेमडा से हमने एस सी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से लेमडा डैश बाई लेमडा ये आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन लगा लो या तो आ जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अंदर जाएगा हाफ 2 डेल्टा ई एम सी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा अपॉन में 2। देखो जब भी 1 प्लस एक्स का हाफ आता है तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इसको करते हैं तो 1x प्लस हायर टर्म आता है, तो वही मैंने किया। तो इसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा ई ओवर 2mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1 इधर ले आते हैं तो आ जाएगा लेमडा 1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एम सी स्क्वायर। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो डेल्टा ई आया था हमारा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एम आपको पता ही है, 2 तो 2 है, एम हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, सी हो जाएगा 3 मतलब 9 10 की पावर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 10 की पावर माइनस 9 के आसपास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे अगर, तो ऑप्शन तो बस माइनस के ही टर्म में चाहिए था, तो एक्स आपका माइनस 9 के आसपास आएगा। तो ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऐसे देते हैं, अब एग्जाम में तो वहाँ पर इतना दिमाग लगेगा नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि घर में हमने ये क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हमने भी किए हैं। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं बच्चों के जो फंसाने वाले होते हैं, एक दो क्वेश्चन होते हैं वो फिर कोई भी ऐसा वहाँ अटेम्प्ट करता नहीं है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उन्होंने एक बार पहले कभी पूछा था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया है कई बार, तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकल है हाइड्रोजन लाइक, वो इमिट कर रहा है रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस व्हेन इट मेक ट्रांजिशन n2 to n1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना होगा, तो जो उस केस में फ्रीक्वेंसी इमिटेड होगी वो कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा इसमें कम पूछे थे इस बार। तो देखो कैसे हैं, एक दो शिफ्ट में ही पूछा। तो अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई हाइड्रोजन लाइक कह दिया ना, तो अब हमें जो फॉर्मूला है जो भी मैंने लगाया वो मेनली फॉर्मूला क्या था, अगर मैं आपको बता दूं -13.6, और इससे पहले हमने लगा दिया है ट्रांजिशन में जेड स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf²। ये फॉर्मूला था, तो यहाँ पे भी अगेन वही लगाता हूँ, तो आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, और ट्रांजिशन कहाँ से कर रहा है, इनिशियल से, ये हमने लिख लिया। अब आपसे कह रहे कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, तो फिर को फ्रीक्वेंसी दे दी है और n2 से n1 में आ रहा है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड n3 to n1, तो दो केस दे दिए हैं।
तो दो केस में अगर आप इसको लगाएंगे, देखो यहाँ से एनर्जी होती है ये एच न्यू और ये सेम रहेगा, तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम रहेगा, तो आप देखेंगे एच भी सेम रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना किसका होगा, ये जो ट्रांजिशन का आपका वैल्यू दी है इन्होंने 2 से 1 या 1 से 2, तो इसी में हमने रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले केस में V1 कह देते हैं, दूसरे को V2 कह देते हैं, और ये जो दे रहे हैं क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट ही है, क्या लिखते हैं उसको, तो इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सेकेंड केस में 1/1 और 1/9 हो जाएगा। तो 4 में से गया 3, तो ये इसको सॉल्व करके आ रहा है 3/4 और 8/9। तो इसको सॉल्व करें अगर 3/4, तो ये V1/V2 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 27/32। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपसे कह रहे हैं कि x कितना होगा। ठीक है, और ये जो पूरा डेटा दिया है आपको, ये आपको क्या दिया है, x/9 समथिंग समथिंग दिया है, ये वाला जो है ये x/9 है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 27/32 इंटू V1 आ जाएगी, और V1 आपको दिया है 3 × 10⁻15। तो जैसे आप इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 32/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके, थोड़ा यहाँ पर जगह कम है, आप देख लीजिएगा, तो x 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप मैग्नेटिज्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मॉडर्न में ही रखना ज़्यादा समझा उचित कि ये मॉडर्न में होना चाहिए। आपसे कह रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है इन nth बोर ऑर्बिट। nth बोर ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, ये जो आपका टर्म है ये n⁻x होना चाहिए ना। इसको हम सही कर लेते हैं, किस पे हो रहा है, n⁻x पे हो रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो x क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सोचिए जरा कैसे निकालेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा जब आप मैग्नेटिज्म कर रहे होंगे, तो मैग्नेटिज्म में ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपने एक पढ़ा होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाला केस, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो वहाँ पर हम एक बोर मैग्नेट्रॉन करके टर्म पढ़ते हैं। तो बोर मैग्नेट्रॉन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या कहता है कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, वो हमारा टोटल वैल्यू दी रहती है कि जो म्यू भी होगा किसी भी ऑर्बिट से वो होता है NH/4πm। ठीक है, तो जो ये वाला होता था ये बोर मैग्नेट्रॉन होता है, तो म्यू भी n की कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो अभी भी क्या था, हमने क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ और टोटल एनर्जी ये। तो आपसे कह रहे हैं किस किस का निकालना है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखो यहाँ पर आपसे 5th एक्साइटेड स्टेट का पूछा है कि रेशियो कितना होगा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखिए। देखो ये जो फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट का क्या रोल रहेगा, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर हमने एक्साइटेड स्टेट यूज किया है, क्या इसका कोई यूज है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर आप इसको देखें दोनों की स्टेट सेम है, दोनों की एक्साइटेड स्टेट सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू U/2 है, तो KU हो जाएगा आपका। करेक्ट होना चाहिए था वैसे कितना, ये तो नेगेटिव में है ना, तो -1/2 होना चाहिए, लेकिन रेशियो की बात है तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो 1/2 आएगा। ये सेम स्टेट है, अगर सेम स्टेट नहीं होता तो हम क्या करते, फिर हम फॉर्मूला लगाते, चाहे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी भी n², जब आपका n आता है उसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप कमेंट करिएगा। आगे देखिए, देखो सेम क्वेश्चन आ गया जैसा हमने भी पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन एटम में है और कह रहे हैं कि ऑन एन एक्साइटेड स्टेज इट हैविंग एनर्जी -0.85। तो हमने एक्साइट किया होगा किसी तरीके से, तो -0.85 इसमें क्या हो गया, एनर्जी चलेगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन कितने होंगे। देखो मैं फिर आपसे कहूँगा En इक्वल टू क्या है, अब अगर आपको पता नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, अब मुझे तो पता है कि N4 अगर हम रख देते हैं
तो आपका एनर्जी आती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 4-5 एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। 0.85 आती है। अब आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। 0.85 रखे यहाँ पे, 13.6 ओवर n स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, n 4 आएगा। ठीक है, तो n 4 आएगा, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे वो ये होंगे। तो आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर होगा। अब स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम आपको पता ही है, लाइमन बाल्मर पाश्चन। ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बार बार मैं उसको करके क्या ही करूँ, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो एक थोड़ा तो कुछ बता ही देता हूँ। जैसे ना हाइड्रोजन एटम है, उसमें लाइनें हैं, उसमें जनरली 5 लाइनें हैं। एक है लाइमन, एक है बाल्मर, एक है पाश्चन, एक है ब्रैकेट, और लास्ट वाली लाइन है फुंड। ठीक है, पी साइलेंट है यहाँ पे, फुंड है। ये वाली लाइन जो है ये यूवी रीजन में पड़ती है, ये वाली लाइन जो है विजिबल में पड़ती है, और ये इंफ्रारेड में पड़ती है, तीनों। अब इसमें होता क्या है, ये लाइन N1 पे ख़त्म होती है। इनिशियल लिमिट इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, 5 होती है, फिक्स रहेगी हमेशा इनिशियल लिमिट। और फाइनल क्या होगी, फाइनल भैया 1 से ज़्यादा, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। सिमिलरली इसमें 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब इनिशियल से 1 बढ़ा दो, कुछ भी हो सकता है बाकी आगे को। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपसे लॉन्गेस्ट कहा जाए कि लॉन्गेस्ट क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट में आपको क्या करना है, Ni टू इन्फिनिटी। तो लाइमन के लिए 1 से इन्फिनिटी, बाल्मर के लिए 2 से इन्फिनिटी, इसके लिए 3 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी, एंड सो ऑन। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है इनिशियल स्क्वायर बाई आर, उसकी वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा ये लॉन्गेस्ट नहीं, ये सीरीज लिमिट है, इसको ना सीरीज लिमिट कहेंगे, सीरीज लिमिट मिनिमम वाली, ये मिनिमम की बात है। अगर लॉन्गेस्ट आएगा तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या करोगे, Ni, और सेकंड जो होगी वो Ni से 1 ज़्यादा, ये लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, जैसे लाइमन के लिए 1 से 2, बाल्मर के लिए 2 से 3, मतलब 1 बढ़ा देना है तो आपको लॉन्गेस्ट मिलेगी, और इन्फिनिटी कर दोगे तो आपको शॉर्टेस्ट मिलेगी। अब क्वेश्चन में चलो, और जो फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का वो भी पता होना चाहिए। 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 फाइनल स्क्वायर। और जनरली हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन हुआ था बोर मॉडल, तो हम यही यूज करेंगे बार बार। ये कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है, फाइनल। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि पाश्चन सीरीज, तो पाश्चन 3 से शुरू होती है, तो इसकी लॉन्गेस्ट क्या होगी, 1/λ इक्वल टू आर, 3 हो जाएगा 9, और लॉन्गेस्ट मतलब 3 और 1 4, तो 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व कर दो। देखो सेफ हैंड के लिए आप 1/r याद कर लो, 1/11 एंगस्ट्रॉन होगा जब r की वैल्यू आपको 1.09 10 की पावर 7 दी जाएगी। कई बार इसकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, वो ध्यान रखना इस बात का। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16 में से 9 घटाएंगे 7, और ये आ जाएगा 144, और ऊपर हो जाएगा r। तो देखो जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर लैम्डा निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो 144 अपॉन में 7r हो जाएगा। तो 1/r की वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 144 इंटू 911 ओवर 7 हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में जितना कम कैलकुलेशन करोगे उतना फ़ायदा होगा। तो सॉल्व करके आएगा, देखो 3 तो आता नहीं है, 2 आएगा नहीं, 1 में ही आएगा, तो ये 1.8 के आसपास आना चाहिए, आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखो शॉर्टेस्ट का है। अगर शॉर्टेस्ट किसी का भी कहा है, अगर आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी का भी कहा है तो आप Ni² कर लीजिए। चाहे लाइमन हो तो 1 रख दो, बाल्मर 2 रख दो, फिर ऐसे 1 2 3 रख दो। तो कह रहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन, तो लाइमन मतलब लैम्डा L लिख लेते हैं इसको हम, ये लैम्डा की वैल्यू है। तो लाइमन के लिए कितनी हो जाएगी, 1/r हो जाएगी। बड़ा फॉर्मूला मत लगाइए, और आपको 915 दी है, तो देखो ये उन्होंने अभी 915 दे दिया, तो आपको इसी को लेना है, 9 से 11 को नहीं लेना है। आगे कह रहे हैं लॉन्गेस्ट ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर की कितनी हो जाएगी, N2 रख दो, तो 4/r, तो 1/r की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, तो 4 × 915। तो आप तो इसका इंटू कोई भी कर सकता है, किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कर लेंगे, तो आ जाएगा 522, 6 और 36, 5 को 20, 4 2 6, 36। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एंगस्ट्रॉन में आएगा ये 16। कह रहा है रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट, देखो बाल्मर और लाइमन का शॉर्टेस्ट पूछा है, हमारे लिए आसान हो गया। हमें पता है कि जो सीरीज लिमिट है वो Ni² बाई आर है,
तो और लाइमन के लिए कितना हो जाएगा, लाइमन के लिए हो जाएगा 1/r, और बाल्मर के लिए कितना हो जाएगा 2 2 जा 4/r। तो आपसे किसका पहले पूछा है वो देख लेना। आपसे पूछा रेशियो ऑफ द सॉर्टर बार्मर टू लाइमन पूछा है, तो लैम्डा बी बाई लैम्डा एल, तो 4/1 आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी हो रहा है। आप इसके लिए मत लगाइए, बहुत बहुत जगह आपको ये मिलेगा 1/r 1/ni² माइनस 1/nf², फिर इसको इन्फिनिटी रखेंगे। क्यों करना है, जब इसको सॉल्व करके ni²/r आना है तो हम इसी को लगाएंगे डायरेक्ट, टाइम बचेगा। जो क्वेश्चनों में टाइम बचाना है उसमें आपको पक्का बचाना है। अगर आपने टाइम नहीं बचाया तो फिर आप बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैथ्स इतनी लेंदी आती है उसको कैसे निपटाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो मैथ्स को ख़त्म करना है तो आपको टाइम बचा के लाना है। केमिस्ट्री से सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फिजिक्स से। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आप टाइम बचा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू इमिट रेडिएशन इन बाल्मर इज नियरली। तो हाइड्रोजन से कहाँ करना है, बाल्मर में करना है। देखो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन की एनर्जी देख लो पहले आप, और ग्राउंड स्टेट के लिए N1 होता है तो ये आ जाएगा -13.6। आप कह रहे हैं ट्रांजिशन टू इमिट रेडिएशन इन बाल्मर, तो बाल्मर कहाँ शुरू होती है N2 पे, ठीक है। तो N2 में मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा बाल्मर जो होती है अभी हमने डिस्कस किया था N2 से शुरू होती है, इनिशियल 2 होगा और फाइनल कुछ भी हो सकता है 3 4 5, ठीक है। अब कह रहा है कि आपसे मिनिमम स्टेट कह रहा है, तो मिनिमम के लिए क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बाल्मर की 3 की निकाल लो और इसकी 1 की निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -13.6, 3 का 9 हो जाएगा, -13.6। ये हाइड्रोजन की हो गई, ये बाल्मर की हो गई। तो माइनस माइनस प्लस 13 में माइनस करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग है कोई, ये वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा। पहला मेंबर, देखो लाइमन शुरू होती है 1 से, पहला मेंबर होता है जब 1 बढ़ा दोगे, तो मतलब लैम्डा नहीं n होगा, मतलब n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा आपका 2। तो 2 पे हमारा जो पहला मेंबर है वो क्या हो जाएगा 1 से 2। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर, तो सेकंड मेंबर का मतलब हो गया n1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन अब n2 जो है वो 3 हो जाएगा। पहला मेंबर क्या होगा 1 से 2, दूसरा 1 से 3, तीसरा 1 से 4। इसकी वेवलेंथ आपको लैम्डा दी है, तो इसकी पूछ रहे हैं कि कितनी होगी, ठीक है। इसके ऑप्शन भी दिए हैं 27/32, बहुत इजी है, स्पेक्ट्रल लाइन से क्वेश्चन इजी ही आते हैं। कभी एक दो एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। जब आप ड्रॉपर होते हैं बच्चों तब ऐसा होता है कि आगे कुआं है पीछे खाई है, आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको एग्ज़ाम निकाल लेना है, समझ रहे हैं। आपने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखनी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं रखना है अपने लिए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो फॉर्मूला देखते हैं पहले, 1/λ इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो ये आता है r/z², 1 पहले के लिए लगा देते हैं 1/n²। अच्छा हाइड्रोजन है तो z हटा देते हैं 2², ठीक है पहले के लिए। दूसरे के लिए देखते हैं λ1 जो है तो हो जाएगा r तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1² और ये 3²। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से 1 3, तो ये आ जाएगा 3r/4। तो लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी वो है आपकी 4/3r। पहले डेटा से हमने ये निकाल ली। सेकंड करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 और ये आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 9/8r। ये आपका λ1 है। अब आंसर लैम्डा के टर्म में है तो इसका मतलब ये है कि 9/8r में से हम r हटा दें, r एलिमिनेट कर देते हैं, तो r की वैल्यू इधर भेजेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 नहीं उल्टा r इधर भेजते हैं, या एक काम करो डिवाइड कर दो दोनों को ना, ख़त्म कहानी। दोनों को डिवाइड करें अगर तो λ1/λ करें तो कितना आ जाएगा 9/8r अपॉन में हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3r, तो 9 3 जा 27, तो 27 एक ही में है इसमें, और नीचे हो जाएगा 8 4 जा 32, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आप λ1/λ कर दो ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन करो ही मत, तो 27/32 लैम्डा आ जाएगा। 19 क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम को हमने बॉम्बार्ड किया है विद एक्सेलरेटिंग
through a potential V which cause excitation of hydrogen atom. If the experiment being formed at 0 Kelvin, तो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा कह रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल नीडेड टू ऑब्जर्व एनी बाल्मर लाइन इन इमिशन इतना है कह रहे हैं। अच्छा, दिया हुआ है कि α/10 है, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, अल्फा पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सी बात है, एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाइए। एनर्जी इक्वल टू होता है 13.6 और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, और मिनिमम कहाँ से कहाँ होगा, जब बाल्मर 2 से कहाँ जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, 2 से 3 में पहुँच जाएगा। अब 3 से ग्राउंड में आएगा तो एन को क्या यूज़ करना है, ग्राउंड इनिशियल और 3 फाइनल। जब आप इसको यहाँ से बाल्मर यहाँ भेजेंगे मिनिमम के लिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन के कहाँ आएगा, ग्राउंड में आएगा, तो 1 होगा ग्राउंड, तो इनिशियल 1 हो गया, फाइनल ये हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 13.6, 1 तो 1/9, 9 तो ये हो जाएगा 9 में से 8/9 EV, तो यहाँ से V आ जाएगा आपका 13.6, 8/9 कितना हो जाएगा सॉल्व करके, लगभग ये आ जाएगा आपका 1.209। अब आंसर में क्या दिया है आपको, α/10, तो आप इसको 12.1 कर लो राउंड ऑफ करके, तो 121/10, तो 121 इसका आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर बोर एटम इज R। तो रेडियस फोर्थ की पूछी है, तो रेडियस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, Rn होता है n²/z/a0। अब आपको पता है थर्ड, पहले 4/3 डायरेक्ट ही कर लो, हाइड्रोजन का है के लिए, तो n²a0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4²/3², तो 16/9। तो पहले अगर थर्ड की R है तो फोर्थ की हो जाएगा 16/9R। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ़ रिडबर्ग इज R, अगर किसी का रिडबर्ग कांस्टेंट R है, एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन पार्शियन विल बी इतना, तो अल्फा कितना होगा। देखो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लगा दो, 1/λ, हाइड्रोजन है पार्शियन लिख दें तो Z1, इनिशियल पार्शियन के लिए 3 होगा, लॉन्गेस्ट में क्या कर देंगे 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा। तो R इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, कितना आएगा ये 9, और ये हो जाएगा 16, 144, ये हो जाएगा 16 में से 9 तो 7 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 144/7R। ये तो हो जाएगा। पूछ क्या रहे हैं आपसे, अच्छा अल्फा कह रहे हैं, तो ये इसको अल्फा कह दे रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू 7R इन्होंने दिया है, तो अल्फा हो जाएगा 144। 22 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि व्हेन अ हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम 2 to 1 इमिट अ फोटोन इट रिकॉइल स्पीड इतना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, जब ये 2 से 1 में जा रहा है तो उसकी जो रिकॉइलिंग स्पीड है वो ये x/5 है, इन्होंने इस बार ये जो है आपका x/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो x पूछ रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकॉइलिंग स्पीड निकालनी है तो आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। देखो n1 में है वो, n1 में एनर्जी कितनी होती है -13.6, n2 में कितनी एनर्जी होती है आप उसमें वैल्यू रखेंगे, अभी हमने निकाली थी -3.4। तो देखो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाता है 10.2, ये याद होनी चाहिए आपको बकायदा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, रिकॉइलिंग स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, रिकॉइलिंग स्पीड कैसे निकालोगे, v = ΔE, ठीक है, और mv, ये तो हो जाएगा, ये v स्पीड ऑफ लाइट है तो c आ जाएगा। गोइंग फ्रॉम इतना फोटोन इमिट कर रहा है, तो ये फोटोन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, तो वैल्यू रख दो, अब सब वैल्यू रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -27 इंटू 3 × 10 की पावर 8। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको जूल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 1.6 × 10 की पावर -19 का इंटू कर देंगे।
सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3.4 आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी करके बैठा था, ये आ रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि x/5, तो इसको x/5 हम कैसे लिख सकते हैं, 70/5। जब भी ऐसा आता है ना तो उसको कंपेयर कर दो उससे, जैसे 3.4 आपने निकाला, अब इसको ना कंपेयर कर दो x/5 से, तो इंटू करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो 17 इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन है न्यूक्लियाई के, ठीक है, न्यूक्लियाई डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के जेई के PYQ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h। ये तो बोर वाला जो हमारा पोस्टुलेट था, सेकंड वाला एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट आपकी सही है। उसके बाद आपसे कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो आपके न्यूक्लियर फोर्स हैं, कहा जा रहा है कि वो आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो स्पिन पे डिपेंड करते हैं, ठीक हो गया। अगला कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स आर सेंटर एंड चार्ज इंडिपेंडेंट और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो, पहला तो बोर का पोस्टुलेट है बोर साहब का, तो ये तो सही है। सेकंड वाला जो है जो हमारा, वो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये भी सही है। सी वाला जो है वो स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, ये भी ठीक है। डी वाला जो है वो कह रहे हैं कि आर सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल नहीं है। आगे कहते हैं स्टेबिलिटी, ये भी ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें डी नहीं है, तो इसमें डी है, इसमें नहीं है डी, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। तो 1 ग्राम सब्सटेंस की एनर्जी कितनी होगी। और ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है, बस डिफरेंस क्या है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात की गई है, वहां पर नॉर्मली जूल में बात हुई है, ठीक है। तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है 1 ग्राम सब्सटेंस की, तो जब भी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो E = mc² आप लगाओगे, जहां m मास डिफेक्ट है। आपको 1 ग्राम दिया है तो इसका मतलब हो गया 10⁻³ kg, और ये 3 का हो गया 9, 10⁻, ये हो जाएगा आपका 16 इंटू, जब आप इसको, अब ये आंसर किस में आएगा, ये आंसर आपका जूल में आएगा। तो जब आप जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो कितने का इंटू करना पड़ेगा आपको, तो आपको इंटू करना पड़ेगा, ये तो ऐसे ही रहा, 6.2 इंटू 10⁻18 का आपको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। 1 जूल को अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इतने का इंटू करना पड़ेगा, तो आपका आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है भैया। तो जब इसको इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा, ये ऑलमोस्ट आपका 56 पॉइंट समथिंग आएगा, 10⁻31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दें तो 5.6 इंटू ये आ जाएगा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ MO इज द मास ऑफ आइसोटॉप, ठीक है, और उसके बाद जो ये है, ये आपका बोरॉन है, ऐसे लिखा गया है, ये आपका क्या है, बोरॉन है 12, आपको दिया है 12B5 दिया है। तो कहते हैं कि एंड Mn आर द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आपको MP और Mn दिए हैं। तो कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी होती है mc², ये मास डिफेक्ट है। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है वो होता है Z मास ऑफ प्रोटॉन, N मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका क्या होता है, मास डिफेक्ट। तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, अगर कोई भी न्यूक्लियस का आपको ये सिंबल दिया है तो ये Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और हमारा न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे A-Z। तो ये हो जाएगा 5 मास ऑफ प्रोटॉन और 7 हो जाएंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c², ये आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी। तो 3 टर्म तो 2 में दिए गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस इज इतना।
तो आपको किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी दी है। करें हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियर मास ऑफ न्यूक्लियस। अभी भी मैंने आपको बताया बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसकी पूरी की वैल्यू दे रखी है 18 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो डेल्टा एम हो गया, सी की वैल्यू रख दो आप 3 इंटू 10 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 16, 18 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस जो हमारा आएगा वो ये आ जाएगा, केजी में आएगा तो आप इसको 20 म्यूजी लिख सकते हैं। जो मास डिफेक्ट होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियस। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ 3 हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म कार्बन न्यूक्लियस, 3 हीलियम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कार्बन बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, 3 हीलियम न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं और कार्बन बना रहे हैं, तो एनर्जी कितनी होगी पूछा जा रहा है। तो एनर्जी अगेन वही डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो जब भी कोई रिएक्शन दी रहेगी, ये वाला जो हमने अभी डेल्टा न्यूक्लियन के टर्म में देखा था वो तो किसी एक न्यूक्लियस की थी। अगर एक रिएक्शन दी रहेगी तो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा एक U होता है, 1 U लिखा है इस यहाँ पे, इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में आती है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 931 का इंटू कर लेंगे, तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब मास ऑफ हीलियम कितना दिया है, ये दिया है तो ये रख दीजिए, और मास ऑफ कार्बन नहीं दिया क्या, मास ऑफ हीलियम तो दिया है, मास ऑफ हीलियम दिया है, अच्छा कार्बन का 12 रख लो फिर नहीं दिया है तो 3 इंटू 4.002603 माइनस के 12 और इसको इंटू कर दो 931 से, क्या आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। आप इसको 727 इंटू 10 की पावर -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर इज इतना, रेडियस दी है आपको, कह रहे हैं मास नंबर ऑफ अनदर ऑफ रेडियस इतना इज ये, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब किसी भी मास नंबर के टर्म में आपको कभी भी रेडियस निकालनी है, हाइड्रोजन वाला अलग फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस का रेडियस का A0 A की पावर 1/3। तो 2 केस यहाँ पर हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडियस का क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के। तो आपको पहले केस में दिया है 4.8 रेडियस, सेकंड में दिया है 4, ठीक है, और पहले का मास नंबर दिया है 64, दूसरे का दिया है A। बस अब इसको सॉल्व भी करना है आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1.2 का क्यूब और ये हो जाएगा 64/A। तो सॉल्व कर दीजिए आप, तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा, A सॉल्व करेंगे तो 64 पूरा सॉल्व करिए 1.44 इंटू 1.2, और हमें ये कह रहे हैं कि 100,000/x है, तो इंटू कर लीजिए, क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर लो, तो x आपका 27 आ रहा है, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, कह रहे हैं मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 192, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले केस जो रेडियस है वो कह रहे हैं कि सेकंड की R2/2 है, और रेडियस का फॉर्मूला है R0 A की पावर 1/3, तो लगा दो दोनों में, तो ये हो जाएगा A0 A1 की पावर 1/3 इक्वल टू R0/2 A2 की पावर 1/3। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा 1/8 A2, और A2 दिया है आपको 192/8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 24। आगे कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A1 है और वॉल्यूम V1 है, सेकंड V2 है A2 है, तो कह रहे हैं कि अगर उनके बीच में A2 इक्वल टू 4 टाइम A1 है, 4V1 है, तो आपका V2/V1 बताओ। देखो न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप
एज्यूम करते हैं और वो कंफर्म भी किया है, स्फीयर का वॉल्यूम ये हो गया, और यहीं से रेडियस निकालते हैं r0 a⁴ तो अगर आप ध्यान से देखें r की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई r0 तो फिक्स क्वांटिटी है, a आ जाएगा, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर के। तो दो केस दिए हैं v2/v1 तो लगा दो a2/a1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ मास m 3 सिमिलर डाउटर, मतलब उसके बाद डीके जब हुआ तो 3 डाउटर न्यूक्लियस मिले हमें ऑफ सेम मास, तो स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट कितना होगा। सिंपल सी बात है, मान लो कोई एक न्यूक्लियस ए है, यहाँ से एक बन गया हमारा x, एक बन गया y, एक बन गया z, तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा, मास डिफेक्ट हो जाएगा अगर इसका मास m है और बाकी तीनों का मान लो m1 है सबका, तो 3 टाइम m1 बन जाएगा, ये तो मास डिफेक्ट हो गया। अब आप देखिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो टोटल जो एनर्जी होगी वो डेल्टा mc² हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, हाफ, अगर वेलोसिटी v है 3 के बराबर होगी, तो यहाँ से जब आप v निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा mc² ओवर 3m। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 डेल्टा mc² अपॉन में हो जाएगा m माइनस जो आपका मास है, ठीक है, स्मॉल m था तो आपका मास क्या हो जाएगा m माइनस, ये m1 कर लो, हमने 1 लिया है ना, m1 हो गया, तो ये हो जाएगा मास माइनस 3m1। ठीक है, तो आप देखो अप्रॉक्सीमेटली जो ये m1 है ये मास कम ही होंगे, तो अगर आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली लगाएं तो पेरेंट न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होगा, तो ये हमारा कैपिटल M आएगा। अगला क्वेश्चन है द मास डिफेक्ट इन पर्टिकुलर रिएक्शन इज इतना, मास डिफेक्ट दिया है, ठीक है, कितना 0.4 g, तो डेल्टा m दिया है 0.4 ग्राम, करें अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज होगी, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, डेल्टा m इंटू c², तो 0.4 इंटू 10⁻³ c की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर कर लो, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, बस इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3600 10⁻7 ऐसा यूनिट में आएगा अगर आप देखें जूल। ठीक है, लेकिन आंसर आप देखेंगे आंसर आपका किलोवाट पर आवर में है, तो किलोवाट पर आवर में फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 इंटू 10⁻7 किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 इंटू 60 से, तो ये पर आवर में आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻7। ये यूनिट का खेल करते हैं इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब है न्यूक्लियाई का टाइप 2 रिएक्शन वाले, मतलब रिएक्शन से भी यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन दे दी जाएगी और उससे कुछ पूछ लिया जाएगा, और इस बार रिएक्शन के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उनको करके जरूर जाएं। फिर एक न्यूक्लियाई रेस्ट पे है और डिसइंटीग्रेट हो रहा है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जैसे कोई एक न्यूक्लियस m है और वो फट गया, 2 न्यूक्लियस बन गए m1 प्लस m2, तो आप ध्यान दीजिए इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, अगर इसकी स्पीड v1 है इसकी v2 है तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व रहता है ना किसी का भी, तो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 है, मास तो नेगेटिव हो नहीं सकता, दैट मीन्स जब भी कोई न्यूक्लियस फटेगा डीके होगा तो एक इस साइड जाएगा एक इस साइड जाएगा, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट होंगी। ठीक है, अब कह रहा है कितनी होंगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर 2:1 से जा रहा है जिनका मास कितना है 2:1 है तो वेलोसिटी 1:2 हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो सेम डायरेक्शन कट गया, अपोजिट तीनों अपोजिट है, सेम स्पीड कट जाएगा क्योंकि मास अलग अलग है, 2:1 नहीं होगा क्योंकि ये इनवर्स में चेंज हो जाएगी रिलेशन, तो 1:2 हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लेता है, तो देखो यहाँ पर मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो अगर कभी पूछ लेगा कि जब डीके हुए उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी या उसका रेशियो कितना होगा, तो 1:, होगा, ये शायद पूछ भी लिया गया है जेई के एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन इज EH एंड एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम इज EU, तो पूछ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली EH ओवर EU कितना होगा। सिंपल सी बात है, हर फ्यूजन में देखिए अब यहाँ पर होता क्या है, नीचे रिएक्शन दिया है 4H, मतलब 4 आपको हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल रहे हैं या यूज कर रहे हो। ठीक है,
तो जो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियाई होगा, 4 यूज कर रहे हो आप, तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियाई कितना होगा? 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और हमको एनर्जी दी है 26.7, तो 1 का हो जाएगा अपॉन 4। अब जब भी मास के बाद आएगी, 2 किलो कह रहा है, 2 kg हाइड्रोजन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 kg मतलब 2000 ग्राम हो जाएगी, और उसके साथ एवोगैड्रो नंबर यूज करना पड़ेगा, इनटू 1 की जो एनर्जी है वो आप यूज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यूरेनियम की बात करें, तो यूरेनियम में क्या हो जाएगा, 2 ग्राम, और उसका कितना है 235 है उसका मास, इनटू Na हो गया, इनटू उसकी एनर्जी दी है आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमने 2 kg की निकाली, और ये हमने 2 kg यूरेनियम की निकाल ली, दोनों की अलग अलग निकाल ली। अब इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। ये यूरेनियम की है, और ये बेसिक क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करके जाते हैं, वैसे ही यूनिटरी मेथड से आप ये कर सकते हैं। तो EH/EU निकालना है, तो देखो डिवाइड ही कर दो, Na से Na कट गया तो बचेगा क्या, 235 एक आ जाएगा, इंटू 26/7, और 800 आ जाएगा, 4 इंटू 200, तो लगभग ये 7 पॉइंट के आसपास आ रहा है, आप देख लीजिएगा इसको। तो 7.62 ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक रिएक्शन दी है आपको, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ये 2 ही हमारे रिएक्शन हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने देखा होगा, ये हमारे सिलेबस में है, बाकी सब कुछ रेडियो एक्टिविटी हट गई है, इस बार क्वेश्चन तो नहीं आया वहाँ से आउट ऑफ सिलेबस। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि देखो, ये आपको 3 जो हीलियम न्यूक्लियाई हैं, ये मिलके कार्बन बना रहे हैं, कह रहे हैं मास दिया है आपको, अगर जनरेट कर रहे हैं एनर्जी एट रेट इतना, तो रेट ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ हीलियम टू कार्बन इतना है, तो आपको रेट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि कितनी पावर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू देखते हैं, जैसे हम बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, वैसे रिएक्शन की क्यू वैल्यू होती है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का मास करेंगे, तो 3 मास ऑफ हीलियम हो जाएगा, और मास ऑफ कार्बन, और इंटू C²। ये किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू होती है। क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, तो इसमें वैल्यू रखें अगर 3 इंटू 4.002 माइनस के 12, और C हो जाएगा आपका 3 इंटू, ये हो जाएगा 9 10 की पावर 16, तो सॉल्व करने के बाद ये लगभग आ रहा है 7.266 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आपसे पूछे हैं रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट निकालेंगे पावर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारा पावर जनरेट होगी, पावर जनरेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ, पावर जनरेट जो होगी वो हो जाएगी पावर ओवर जो भी आपकी क्यू वैल्यू निकल के आई है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आंसर कितना, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर देख लेना कितना आ रहा है, ठीक है, तो आंसर आपका बन जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, 6 इंटू, इसको मेगा को कन्वर्ट कर लो, इंटू इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल जूल में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये एनर्जी कन्वर्ट कर ली, और पावर आपको दी है इन्होंने 5.808 इंटू 10 की पावर 30। 1 मिनट में इसको कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये बन के आ रहा है 5 इंटू 10 की 45, ठीक है। अब आपसे ये हमारी पावर जनरेट हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ कन्वर्टिंग हीलियम टू कार्बन इतना, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, ये 15 आ रहा है बन के ना, तो करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, 15 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल आपको फिजन दिया है और आइडेंटिफाई करना है एक पार्टिकल को। सिंपल सी बात है भैया, हमेशा जो हमारा न्यूक्लियन Z है हमारा, और जो हमारा A है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर 92 है, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ 92 है Z, और यहाँ पे कितना है 56 है। अच्छा ये मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा, इसको सही कर लो। ये आपको दिया है 3692, ठीक है, 36 ऊपर है आपका 92, ठीक है।
ये सारी पीडीएफ बच्चों आज ही टाइप की, तो इसलिए थोड़ा हो गया ऐसा, ये बड़ी जा रही है वीडियो। अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं तो सोच रहा था सेमीकंडक्टर भी इसके साथ लेंगे, लेकिन अब नहीं ला रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो भी जेड होगा ना, जितना लेफ्ट साइड जेड होगा उतना ही राइट साइड भी जेड होगा, ठीक है। तो देखो 56 + 36, अब हमको इस आर का अभी पता नहीं है, ठीक है। तो 6 6 12, 5 3 8 और 1 9, इसका मतलब जब ये आर है, ये आर हमें निकालना है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, जेड ए एक्स टाइप का। तो ये 92 आ गया, तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है जेड देने की, मतलब इसके पास चार्ज नहीं है, ठीक है। अब आप खुद ही सोचिए, चार्ज किसके पास नहीं होता? प्रोटॉन के पास होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के पास होता है, ये नहीं होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, जो हमारा न्यूट्रॉन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि रेडिएशन में हम क्या ही देखेंगे ना, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, 0 N 1। तो हम कंफर्म कर लेते हैं। अब ऊपर के ए को भी ऐड करते हैं, 236 बराबर आना चाहिए 141 + 92। इसको अगर आप ऐड करते हैं 140 92, ये 233 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 3 की कमी हो रही है। अगर हम इसका ए एज्यूम कर, ये 3 टाइम दिया है, तो 3 टाइम मतलब इसका 3A हो जाएगा। तो अगर A1 होगा तो +3 करेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर है। आगे कह रहे हैं द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया है आपको, इसके आपको एनर्जी पूछिए कि कितनी होगी, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी में जाइए, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन टॉपिक देखिए, उसमें यूरेनियम के 3 तरह की एनर्जी दे रखी है, वो एक आप चेक कर लेना। इसको हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर हमें तो डायरेक्ट याद है, 20817 के आसपास आता है। एनसीईआरटी में डिट्टो लिखा है, उन्होंने डिट्टो उठा दिया। लेकिन निकालेंगे कैसे? सबसे पहले क्यू वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्यू वैल्यू का मतलब हो गया, आपको क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट हटाना है और इनटू c² कर देना है। तो जैसे ही आप क्यू वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और ये मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ये दोबारा इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि कौन सा रिएक्शन आपका न्यूक्लियर फिजन को दिखाता है, ठीक है। तो जो हमारा यूरेनियम है बच्चों, ये यूरेनियम है हमारा, यूरेनियम ये है। मैंने रिएक्शन नहीं लिखी क्योंकि टाइम कम था। तो इसमें अगर हम 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, या हम एक न्यूट्रॉन के इसमें बम्बार्ड करते हैं, तो होता क्या है, एक ही न्यूट्रॉन की बम्बार्ड कर रहे हैं इसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो पहले एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनता है, उसके बाद ये फटेगा जब, तो 2 रिएक्टेंट बनाता है। एक बनाता है बेरिलियम और एक बनाता है क्रिप्टॉन, और साथ में ही 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। कुछ एनर्जी आती है, तो 3 न्यूट्रॉन है तो उसको आप 3 टाइम ऐसे लिख लो। ये आपका 146 से 36 आ जाएगा, और क्रिप्टॉन 36 89 में कन्वर्ट करता है। इसको आप देख लीजिएगा, एक बार रिएक्शन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लोजिव इन हाइड्रोजन बम इज मिक्सचर ऑफ 1H1 1H2 और 1H3। ये जो आपको दिया है, ये 1H1, ये आपको दिया है 1H2, ठीक है। तो इन तीनों का मिक्सचर हम वहाँ पे यूज करते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो पूछ रहे हैं उसका जो रिएक्शन है वो भी इन्होंने आपको दिया हुआ है। तो जब रिएक्शन दिया है तो उसके बाद पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है डूरिंग द एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? देखो बच्चों, ये भी डिट्टो एनसीईआरटी से उठा है कि एनर्जी रिलीज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो हमने नहीं पढ़ा है तो हमें निकालना आना चाहिए। अगर हमने पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी से इसको डिट्टो टिक कर सकते थे, ठीक है। जो इसकी एनर्जी होती है वो लगभग 20 के आसपास आती है। अब देखो इन्होंने 20 के आसपास में यही ऑप्शन दिया है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है भाई, एनर्जी रिलीज कहे एब्जॉर्ब कहे तो हमें यही करना है, डेल्टा mc²। और यहाँ पे जो मास डिफेक्ट निकलता है, मैंने आपको कई बार बता दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, उसको आप c² से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मास किस किस का लोगे, लिथियम का लेना है आपको। मास आपको न्यूट्रॉन है क्या, न्यूट्रॉन का दिया है मास। तो नॉर्मली न्यूट्रॉन का लीजिएगा फिर, और उसके बाद प्रोडक्ट का मास लोगे, इनटू वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है इसका और आज का, कह रहे हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस ए दिया है आपको 236, उसके बाद कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी उसकी 7.6 है, डिसोसिएट इनटू 2 मिडिल मास न्यूक्लियाइड A118 और बाइंडिंग एनर्जी इतनी पर न्यूक्लियन। ठीक है, पूछा जा रहा है कि एनर्जी रिलीज कितनी होगी। देखो आप देख रहे होगे यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस दे दिया है, तो जब न्यूक्लियस दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जब भी न्यूक्लियाई दिया रहेगा तो आपको ये यूज करना है, प्रोडक्ट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आपका रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 2 दिए हैं तो 118 और एक की है 1.6 माइनस 236 इंटू 7.6। ये इंटू क्यों कर रहा हूँ मैं इनका, आप सभी को पता होना चाहिए भैया कि पर न्यूक्लियन दी है तो हमें उसका मास नंबर का इंटू करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ रहा है 236 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था आपका न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बड़ी वीडियो हो गई है, बोर भी हो गए हो आप तो टुकड़ों में देख लोगे, मैं एक ही साथ इसको रिवाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2-3 घंटे से ऐसे ही बैठा हूँ। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला वीडियो तैयार है कंटेंट, बस इसके बाद ये आ जाएगी सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में मिलेंगे और 10-12 क्वेश्चन वहाँ के भी हैं, दोनों शिफ्ट के कर लेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।